अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। रवां साल जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात के बाद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अहम मुलाकात हुई है। जबकि दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भी आज दिलचस्प मनाज़िर सामने आए, जिसका प्रोग्राम में तफसील से जिक्र करेंगे। मगर पहले बात करते हैं सदर ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ की 1 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली गैर मामूली मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम के हमरा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी मुलाकात में शरीक थे। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक अमरीकी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में वजीर आजम ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसला कुन क़यादत की तारीफ करते हुए उन्हें अमन का अलम बरदार करार दिया और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराम करने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में तनाज़े के फौरी खात्मे और मशरक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने की सदर ट्रंप की पेशकदमी की भी तारीफ की। जबकि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर भी बातचीत की, जिसमें वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के IT, तवानाई और मानियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। अहम बात यह कि सदर ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस मुलाकात के मनाजिर तो रिकॉर्ड किए गए मगर रवायत के बरक्स इस मुलाकात के बाद मीडिया से सवाल जवाब नहीं लिए गए। जबकि इस मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत की तारीफ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्स हैं, वजीर आजम पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं। ये दोनों अजीम रहनुमा मुझसे मिलने आ रहे हैं। In fact, we have a great leader coming, with the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. इस अहम मुलाकात के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2025 पाकिस्तान के लिए कामयाबियों से भरपूर साल रहा। भारत पे फतेह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त, हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात को बड़ी कामयाबी करार दे रही है। जबकि इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म फौरी वाशिंगटन से न्यूयॉर्क रवाना हुए, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब में उन्होंने हालिया पाक भारत जंग में भारत के 7 तैयारे गिराने, भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल, सदर ट्रंप के क़याम अमन की कोशिशों, गजा में इसराइल की नस्लकुशी की मुहिम, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी तंजीमों की कार्रवाइयों को रोकने समेत दीगर अहम अमूर पर तफसील से बात की। और अहम बात यह कि भारत की मुसलसल पाकिस्तान दुश्मनी के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम अमूर पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। In May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. The enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We have won the war, and now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. वजीर आजम भारत को पैगाम देते हुए कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जंग तो जीत ली है, अब हम अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। जबकि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर से पहले कुछ दिलचस्प मनाजिर सामने आए, जहां आज जनरल असम्बली के इजलास के चौथे रोज पहली तकरीर की बारी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की थी। मगर इसराइली वजीर आजम का खिताब शुरू होने से पहले ही कई ममालिक के वफूद तकरीर का बायकॉट करके हॉल से उठकर चले गए
और फिर जब वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू हुई तो ये सारे वफूद हॉल में वापस आ गए। अहम बात यह कि इस साल जनरल असम्बली के इजलास में गजा में इसराइल की नस्लकुशी का मामला मौजूद बहस बना हुआ है। इसी तनाज़े को लेकर जहां एक तरफ इसराइल के रवायती यूरोपीय हलीफ इसराइल से दूर होकर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात कर रहे हैं, वहीं अमरीकी सदर की 3 रोज पहले न्यूयॉर्क में मुतादिद अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात में पहली बार गजा में जंग बंदी और पायदार अमन के क़याम को लेकर संजीदा नुकात पर बहस की खबरें सामने आ रही हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक 3 रोज पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने 8 मुस्लिम और अरब ममालिक के सरबराहान से मुलाकात में गजा में जंग बंदी और तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए 21 नुकाती प्लान पेश किया, जिसकी सदर ट्रंप के मशरक़ वस्ता के लिए नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ ने भी तस्दीक कर दी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के इस प्लान में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और इसराइली अफवाज के गजा से मरहलावार इनखला के नुकात शामिल है। प्लान में यह बात भी शामिल की गई है कि गजा में जंग बंदी के बाद अरब और मुस्लिम ममालिक के दस्तों पर मुश्तमिल फौज गजा में दाखिल होगी। गजा में गवर्नेंस के लिए एक ऐसा अबूरी सेटअप तश्कील दिया जाएगा जिसमें हमास शामिल ना हो, जबकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को महदूद किरदार देने समेत गजा की बहाली और तामीर नौ के लिए खित्ते के मुस्लिम ममालिक की जानिब से फंडिंग के नुकात भी इस प्लान में शामिल किए गए हैं। अहम बात यह कि मुलाकात में शामिल मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने इस मुलाकात को मुस्बत और खुशाइंद करार दिया है। मुलाकात के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिया में भी सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत का इजहार किया गया है, मगर सदर ट्रंप से मुलाकात में अरब और मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी कुछ शराइत आयद करने की खबरें सामने आई हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अरब और मुस्लिम ममालिक ने सदर ट्रंप से मगरबी किनारे और गजा के इलाकों पर इसराइली कब्जा ना होने की जमानत मांगी है और ये मुतालबा भी किया है कि फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियाँ कायम नहीं की जाएंगी, मस्जिद अक्सा पर स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा और गजा में इंसानी इमदाद में इजाफा किया जाएगा। सदर ट्रंप अब ये मनसूबा पीर को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सामने रखेंगे, जबकि कल सदर ट्रंप वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि वो इसराइल को मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की इजाज़त नहीं देंगे। We have great relationships with a lot of countries, and you may be even more happy when you find out, because we spoke with Bibi Netanyahu today, and we spoke to all the leaders in the Middle East, who are great people, and we're getting pretty close to having a deal on Gaza, and maybe even peace, which would be the first time in about, what, 2,000 years, I think? I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? सदर ट्रंप का कहना है कि वो गजा पर मुआहदे के बहुत करीब है और वो इसराइल को मगरबी किनारे को जम नहीं करने देंगे, जबकि कल फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में वाजे किया था कि फलस्तीनी किसी सूरत अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनी सदर ने बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इकदाम की तारीफ करते हुए कहा था कि वो गजा में गवर्नेंस की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं और वो मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह रियासत चाहते हैं। अहम बात यह कि सदर ट्रंप से मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात के बाद सऊदी अरब ने फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए एक हंगामी बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद तश्कील देने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके लिए सऊदी अरब $9 करोड़ फराहम करेगा। जबकि सदर ट्रंप के मंसूबे के मुताबिक जंग बंदी के बाद गजा में एक अबूरी सेटअप के क़याम की बात सामने आ रही है और इसराइली मीडिया के मुताबिक इस अबूरी सेटअप की सरबराही के लिए साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम सामने आ रहा है, जो 5 साल तक गजा के इंतजामी सेटअप की सरबराही करेंगे। मगर अब देखना होगा कि सदर ट्रंप इसराइल को अपने मंसूबे पर कायल करने में कामयाब होते हैं या माजी की तरह इसराइल की हटदर्मी की वजह से एक बार फिर सदर ट्रंप का जंगबंदी का मंसूबा बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो जाएगा। गजा में जंगबंदी के मामलात और वजीर आजम की सदर ट्रंप से मुलाकात समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान सफीर हुसैन हकानी ने। हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर बात करते हैं, कल डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी उनके साथ मौजूद थे और ये पिछले 3-4 माह में दूसरी मुलाकात है। फील्ड मार्शल साहब की कुछ अरसे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई थी। अब कुछ अरसे पहले तक हम देख रहे थे, जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, पाकिस्तान से जो है ताल्लुक ऐसा लगता था बिल्कुल मुनक़ता है, बड़ा एक कोल्ड शोल्डर एटीट्यूड था उनका पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब ये जो ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है? क्या ये देर पा होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? अमेरिका में कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं होता। अमेरिकी सियासत 4 साल के साइकिल पे चलती है, बहुत से बहुत 8 साल एक सदर की जो टर्म होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि दोबारा मुंतखब नहीं हो सकते तो वो सिर्फ 4 साल सदर रहेंगे।
इसलिए लॉन्ग टर्म की तो बात ना करें। 1954 से अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कई दफ़ा उतार चढ़ाव हुआ है। ये एक मस्बत बात है कि इस बार बेहतर ताल्लुकात हो रहे हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन अगर इसके नतीजे में कोई ये समझने लगे कि अमेरिका पाकिस्तान के मामले में बहुत ज़्यादा फयाज हो जाएगा और हमेशा के लिए फयाज रहेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। लेकिन अभी ये जो चेंज है एक रवैये में या ताल्लुकात में, उसकी उसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या उम्मीदें हो सकती हैं अमेरिका को पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? देखिए, इसमें कई बातें हैं। पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक मखसूस मिजाज है, वो ताकत को पसंद करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि भारत और पाकिस्तान की जब हालिया कशमकश हुई, उसमें पाकिस्तान की अस्करी परफॉर्मेंस देखकर उन्हें ये लगा कि ये मुल्क इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसकी फौजी कुव्वत काफ़ी है। दूसरी बात यह है कि उनके मखसूस ख्यालात हैं मशरक़ वस्ता के हवाले से। वो इसराइल को भी मुस्तहकम करना चाहते हैं, लेकिन जंगबंदी भी चाहते हैं। वो ईरान को एनसर्कल करना चाहते हैं, कंटेन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अमरीकी वसाइल और अमरीकी अस्करी क़ुव्वत को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो अरब ममालिक के साथ अमरीका की जो पुरानी वादे वईद हैं तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के, उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमरीकी वसाइल और अमरीकी अस्करी क़ुव्वत सर्फ नहीं करना चाहते। तो ऐसे माहौल में वो तुर्की, पाकिस्तान और और मिस्र, जो खित्ते में बड़ी फौजी कुव्वत रखने वाले मुल्क हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को भारत पर असरअंदाज होने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को सरमायाकारी चाहिए। सरमायाकारी डोनाल्ड ट्रंप नहीं दे सकते, सरमायाकारी अमेरिका के सरमायाकार ही देंगे, और उसके लिए पाकिस्तान को वो इक़्तिसादी हालात पैदा करने होंगे जिसमें सरमायाकार आ सके। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान को हमेशा अस्करी साजो सामान की ज़रूरत होती है अमेरिका से, तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का मौक़िफ़ यह है कि वो हर मुल्क को असलाह बेचने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन किसी को इमदाद के तौर पर या कर्ज पर असलाह देने को तैयार नहीं। ये आपने मुख्तलिफ जो वजूहात बताई हैं, इसमें आपने इंडिया का भी जिक्र किया, तो इंडिया पर असरअंदाज होना चाहता है क्या? उनसे जो ताल्लुकात इस वक्त हम कह सकते हैं कि बिगड़े हुए हैं, क्या उसका फ़ायदा भी पाकिस्तान को हो रहा है? मेरा ये ख्याल है कि उसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान को हो रहा है, लेकिन वो भी हमेशा बिगड़े हुए नहीं रहेंगे। जो अमेरिका की रियासती मशीनरी है, वो अभी तक भारत को अमेरिका का एक तवीलुल मियाद हलीफ या दोस्त समझती है। इसी तरीके के साथ भारत की मार्केट ज़्यादा बड़ी है, तो अमेरिकी कंपनियों के मफादात भी भारत में ज़्यादा हैं। तो इसलिए भारत के साथ कशीदगी तो ज़रूर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी नरेंद्र मोदी से, जो पूरी नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो भारत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे और सिर्फ पाकिस्तान को गले लगा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ज़रूर हो रहा है कि जो अदम तवज्जो पहले थी वो अब ख़त्म हो गई। हुसैन हक्कानी साहब, पाकिस्तान को हमेशा एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे जाना जाता रहा है, और उसकी एक वजह यह है कि जब भी कोई सिक्योरिटी मामलात होते हैं इस खत्ते में, तो अमेरिका भी पाकिस्तान के करीब आ जाता है। पाकिस्तान भी उससे फ़ायदा उठाता है, चाहे वो सोवियट्स के खिलाफ जंग हो या 2001 के बाद 9/11 के बाद मामलात हो। लेकिन क्या इस मरतबा हम ये कह सकते हैं कि नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर हम सामने नहीं आएंगे, या सिक्योरिटी के मामलात नहीं है, जिन इन्वेस्टमेंट्स का आपने जिक्र किया वो भी हम मटेरियलाइज होते हुए देखेंगे? क्योंकि जैसे चाइना चले G2G अग्रीमेंट कर लेता है पाकिस्तान के साथ, अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। आपने कहा वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा, तो ये कितना आप इसको मटेरियलाइज होते हुए देख रहे हैं? देखिए, हमारी ख्वाहिश तो यही होनी चाहिए कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप ना रहे, लेकिन ये हकीकत भी हमें माननी चाहिए कि सरमायाकार जब पैसे लगाते हैं तो वो वहाँ पैसे लगाते हैं जहाँ उनको अपने पैसे पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले, जहाँ उनको सिक्योरिटी हो कि हम यहाँ सरमायाकारी करेंगे तो हम वो पैसा अपने मुल्क या कहीं और वापस लेके जा सकेंगे, और ये कि अगर हमारे अफराद वहाँ काम करेंगे तो उनको तमाम सहूलतें मैसर होंगी, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, और मकामी अदालतें वो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। तो वो अवामिल जब तक मौजूद नहीं होंगे तब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। माजी में बहुत सारी अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान कर चुकी हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मायूस होकर चंद सालों के बाद यहाँ से वापस जा चुकी हैं। तो असल सवाल ये है कि क्या इस बार हमने कोई ऐसे हालात तब्दील किए हैं जिसकी वजह से जो सरमायाकारी करने आए वो हमारे यहाँ रह सके। ये सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब सिर्फ मकामी तौर पर और मुस्तकबिल के हालात की रोशनी में दिया जा सकेगा।
हुसैन साहब, आपने इस बात का भी जिक्र किया कि इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं उसमें भी पाकिस्तान की एक अहमियत सामने आई है। अभी भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 8 मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक के सबरान के साथ मुलाकात की, उसमें पाकिस्तान भी थे, शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ में रिप्रेजेंट किया। ये जो फॉर्मूला अब तय पा रहा है या जिस पे बातचीत हो रही है कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी कैसे हो, जिसमें अरब ममालिक वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का भी काम करेंगे, फंडिंग भी देंगे, उनकी अफवाज भी वहाँ पे जाएगी ताकि जो इसराइली फौज है उनका वहाँ से इनखला हो और हमास का कंट्रोल मुकम्मल ख़त्म किया जाए। कितना रियलिस्टिक आपको नज़र आ रहा है ये प्रपोजल जो सदर ट्रंप ने पिच किया है? सदर ट्रंप ने टोनी ब्लेयर साहब की तजावीज़ को अहमियत दी है इस मामले में, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त मामला इसराइल की वजह से अटका हुआ है। इसराइल की जो क़यादत है वो इंतहाई दाएं बाजू की क़यादत है। उसकी मजबूरी ये है कि इसराइली राय आमा का 5 से 10% जो ऐसा तबका है जो ग्रेटर इसराइल चाहता है, वो नेतन्याहू साहब की इस वक्त जो अक्सरियत है नेसेट में, उसकी के लिए बहुत अहम है। और उनको खुश रखने के लिए नेतन्याहू एक के बाद एक इंतहा पसंदीदा कदम उठा रहे हैं। तो क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि इस किस्म के किसी फार्मूले पर इत्तेफाक करने के नतीजे में वो उनकी हिमायत से महरूम हो जाएं और नया इंतखाब हो जाए जिसके अंदर उनके जीतने का इम्कान बहुत कम है? ये मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा है। देखिए, जो ओस्लो मुआहदा था 1993 का, उससे लेकर अब तक, और उससे भी पीछे जाएं अगर, तो 1969 में, यानी 1967 में ये गज़ा और मगरबी किनारा जो है दरिया उर्दन का, इस पर इसराइल ने कब्जा किया। उसके 2 साल बाद ही अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम रॉजर्स ने रॉजर्स प्लान पेश किया। वो वक्त और आज का वक्त, बीच में ओस्लो अकॉर्ड आया जिसके अंदर बड़ी तफसीली बातें तय हुई। ये सारे के सारे मुआहदे किसी न किसी मौके के ऊपर इसराइल में किसी सख्त गिर हुकूमत का निशाना बन चुके हैं, या फ़लस्तीनी साइड के कोई ऐसा कदम उठा लिया जाता है जिसके नतीजे में वो मुआहदा आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे जितने भी तफसीली 21 निकाती, 25 निकाती, 500 निकाती मुआहदे हैं, उनके ऊपर अमल दरामद बहुत सी शर्तों के साथ वाबस्ता होता है, और जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा शर्तें हों वो आसानी से पूरी नहीं हो पाती। तो ये जो प्लान है टोनी ब्लेयर का और कुशनर का जिसको पिच किया ने, ये तो ऐसा लगता है इस बुनियाद पर है कि अगर हमास से कंट्रोल ले लिया जाए गजा का तो फिर इसराइली अफवाज का इनखला हो जाएगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ तबका ऐसा है जो ग्रेटर इसराइल की बात करता है, अगर असल इशू वो है तो फिर ये फॉर्मूला कैसे कामयाब होगा कि अरब फोर्सेस जाएंगी, मुस्लिम ममालिक की फोर्सेस वहाँ पर जाएंगी और इसराइल की फौज जो है वहाँ से इनखला कर जाएगी? देखिए ना, इसमें एक बात ये भी समझिए कि क्या हमास जो है वो इनके सबके कहने से बस कहेगी कि अच्छा जी ठीक है हम हथियार डाल रहे हैं और हम निकल रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमास की भी एजेंसी है, हमास भी कुछ कह सकती है, कुछ कर सकती है। उन्होंने कोशिश ये की है कि कहें कि अच्छा हमास हथियार डाल दे लेकिन एक सियासी क़ुव्वत के तौर पे मौजूद रहे। क्या ऐसा हो सकेगा? इसराइल के इंतहा पसंद क्या ये कबूल करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है जितना कि बयान किया जा रहा है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे होता नज़र आ नहीं रहा। और इसकी क्या अहमियत है जो मुख्तलिफ ममालिक जिसमें फ्रांस भी है, बरतानिया भी है, उन्होंने अब 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से बात की है, रिकग्नाइज़ किया है फ़लस्तीन को बतौर रियासत। इससे आपके ख्याल में कितना फ़र्क पड़ सकता है? क्या इसराइल पे दबाव बढ़ रहा है, वो अपने आप को सिफारती तौर पे तनहा महसूस कर रहा है? बिल्कुल, और इसराइल को ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो उसकी ख्वाहिश थी, देखिए 1979 तक, 1979 तक इसराइल को कोई अरब मुस्लिम मुल्क तस्लीम नहीं करता था। फिर उनका मिस्र के साथ मुआहदा हुआ, फिर उनका उर्दन के साथ मुआहदा हुआ, फिर उनका बहुत सारे ममालिक ने उनके साथ नॉर्मलाइजेशन की बातचीत शुरू की। तो वो तो महसूस कर रहे थे कि वो उस खित्ते में अब अपना असर बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जो खित्ते में ममालिक हैं वो भी गौर कर रहे हैं कि क्या हम इसराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात रख सकते हैं अगर इसराइल 2 रियासती हल से पीछे हट जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ और यूरोप की जानिब से भी दबाव बढ़ा तो अगले इसराइली इलेक्शन में कौन मुंतखब होता है और वो क्या फैसला करता है, उसकी बुनियाद पर बात आगे बढ़ सकेगी। लेकिन नेतन्याहू के होते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म के अमन की कोई तफसीली बात तय हो सकेगी। राइट। और अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने UNGA में खिताब किया और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इसके विजुअल्स थे कि नेतन्याहू ने खिताब किया और उस वक्त काफ़ी सारे मेंबर स्टेट्स के जो नुमाइंदे हैं वो हॉल से उठ के चले गए और इसकी फौरी बाद शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी तो तमाम मेंबरान जो है वो वापस आ गए। शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि हम जंग जीत गए, उन्होंने इंडिया के साथ तैयारी गिराने की भी बात की। अब वो कहते हैं कि हम अमन जीतना चाहते हैं और भारत से हर इशू पे बात करने के लिए हम तैयार हैं। आपको लग रहा है ये जो पेशकश हम बार बार करते हैं कि हर इशू पे बात करें हमारे साथ, भारत आमादा होगा इस पर इन हालात में?
देखिए, ये मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले इसराइल और हमास के हवाले से ये बात कही कि एक साइड कहे कि दूसरी साइड ये कर ले और वो कर ले, तो फिर तो मामला दुनिया में सारा बड़ा आसान हो जाए। कोई कॉन्फ्लिक्ट असल ही ना हो। मसला ये जी। असल मसला ये होता है कि जो एक साइड का मौक़िफ़ होता है वो दूसरे के लिए काबिल कबूल नहीं होता। जब हम ये कहते हैं कि हम हर मसले पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो उसमें वाज़े तौर पे हमारा इशारा ये होता है कि हम कश्मीर पर भी बात करना चाहते हैं। भारत का कहना ये है कि हाँ, कश्मीर पे बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। कश्मीर के ऊपर बहुत से बहुत ये बात हो सकती है कि या पाकिस्तान जो खित्ता कश्मीर रियासत है जम्मू और कश्मीर का, उसके पास है, 1947 में जो रियासत थी वो हमें वापस कर दे, या उसके मुस्तकबिल पे हमसे बातचीत कर ले। तो ऐसी सूरत में ये जब तक सख्तगीर मौक़िफ़ होता है, जब तक को हालात ऐसे ना हो जाएं जिसके नतीजे में सख्तगीर मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़े, बात आगे नहीं बढ़ती। सही। एक आखिरी सवाल, ओवरऑल हमारी जो सिफारती इस वक्त सूरत हाल है उसमें बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकली शायद पाकिस्तान ने इतने अच्छे कार्ड्स ना प्ले किए हों, जिसमें अमेरिका से भी करीब हो रहे हैं। अभी चाइना का जो विजिट था उसमें CPEC 2 के हवाले से बात हुई। सऊदी अरब हमसे दिफाई मुआहिदा कर रहा है। रशिया में पुतिन साहब कह रहे हैं कि हमारे ठीक है इंडिया से ताल्लुकात हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ईरान जिसके हवाले से कुछ कंसर्न्स रहे हैं, लेकिन अभी जो सऊदीया के साथ मुआहिदा हुआ उस पर ईरान ने भी कोई उसके खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उसको वेलकम किया। उनके सदर आके इस चीज़ की तारीफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने जो जंग बंदी थी ईरान के इसराइल के दरमियान उसमें रोल प्ले किया। तो आप भी यही समझते हैं कि एक यूनिक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, और अगर हमारी सिफारतकारी इतनी मुतरक है तो इसकी वजह क्या है? क्या क़यादत को क्रेडिट देंगे आप, इसका हालात को देंगे, क्या तज्जिया आपका इसके ऊपर? पहली बात तो ये कि इतनी यूनिक भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो कई मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब हुई है, कुछ हालात की वजह से, कुछ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वजह से, क़यादत के मौक़िफ़ की वजह से, कुछ हमारे सफारतकारों की मेहनत की वजह से। कश्मीर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मंजूर हुई थी वो तो आजकल में नहीं हुई, वो तो 1957 से पहले हुई थी। उस वक्त हमारी सफारतकारी बड़ी मौसर थी, हमने मगरब के साथ वाबस्तगी रखी हुई थी, और इसके बावजूद जो गैर मगरबी ममालिक से उनसे हमारे मुनासिब ताल्लुकात थे। फिर उसके बाद अयूब खान के दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान की सफारतकारी को इतनी नाकाम नहीं रही। 1965 की जंग से उसको धचका ज़रूर पहुंचा। फिर पाकिस्तान टूट गया 1971 में, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोबारा सारे टुकड़े जोड़े, और उसके बाद उन्होंने ये अरब ममालिक से पाकिस्तान के लिए इमदाद लेने का सिलसिला शुरू किया, जो पहले नहीं हुआ करता था। उसी ज़माने में तेल की कीमतें बढ़ी थी और इनके पास पैसे ज़्यादा आए थे। तेल पैदा करने वाले ममालिक में ईरान के साथ भी हमारे अच्छे तल्लुकात थे। उसी ज़माने में भारत के साथ भी हमने नॉर्मलाइजेशन कर ली थी शिमला मुआहदे के बाद। रूस और फिर रूसी ब्लॉक के सारे मुल्कों के साथ हमने नए नए सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे, तो वो दौर भी आया। उसके बाद हमने देखा खुद जो जनरल मुशर्रफ का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, उसमें भी पाकिस्तान की सिफारतकारी काफ़ी कामयाब रही। मुंबई में हमला हो गया, भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, अमेरिका ने भी कह दिया कि हाँ इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उस मुश्किल से निकल आए। और इसलिए हमारी सिफारतकारी की कामयाबियाँ तारीख़ी तौर पर काफ़ी हैं। मसला ये है कि बाज़ बड़े बड़े मसाइल हैं जिनके ऊपर हम दुनिया को पूरी तरह से एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, और हम अपने तौर पर भी उनके ऊपर अपनी राय बदलने को तैयार नहीं हैं। तो वहाँ आके हमें मुश्किल आ जाती है, वरना दुनिया में पाकिस्तान के लिए गुंजाइश मौजूद है, पजीराई के लिए भी, सिफारती इक़दामात के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, और कल मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उस पर अपना तजिया पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम में ज़हनी सेहत से मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू की थी। ज़हनी बीमारी के असरात, इसके नताइज और इसके इलाज से मुतल्लिक अहम नुकात का जायजा लिया था, क्योंकि पाकिस्तान में ज़हनी बीमारी को संगीन मसला समझा नहीं जाता। कभी हम ज़हनी बीमारी को पागलपन कह के हंसी में टाल देते हैं, तो कहीं लापरवाही या बदनामी के डर से बहुत से लोग ज़हनी बीमारी के इलाज से महरूम रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले पर मुसलसल आवाज़ उठाई जाए, मसले का इदराक किया जाए और इसके इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा की जाए, जिसके लिए मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने मिलकर आगाही मुहिम चलाने का सिलसिला शुरू किया है। और इसी सिलसिले में हम भी अपने प्रोग्राम्स में इस संगीन मसले पर मुसलसल बात करते रहेंगे और मुतल्लका हुकाम समेत माहिरीन का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे, जिसके लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर रुबीना किदवाई ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बीमारी पाकिस्तान में एक हकीकत है, चाहे वो माशरती वजूहात की वजह से हो या माशी वजूहात की वजह से हो, लेकिन मसला ये है कि पहले तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको मेंटल हेल्थ का इशू है,
और अगर एक्सेप्ट कर लेते तो सोसाइटी में बदनामी के डर से शायद उसका इलाज नहीं करवाना चाहते, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि आप क्या पागल हैं। फिर एक मसला ये आ जाता है कि अगर लोग इलाज भी करवाना चाहते हैं तो मुल्क में इतने माहिर नफ्सियात मौजूद ही नहीं है जिनके पास वो जाके काउंसलिंग करें या थेरेपी हासिल करें। आपके ख्याल में ये कितना बड़ा मसला है? ये बहुत बड़ा मसला है शहजाद साहब, क्योंकि चीज़ ये है कि क्योंकि साइकाइट्रिस्ट जो कि जहनी बीमारियों के दवाओं से इलाज करते हैं उनकी तो रेगुलेशन है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स इनकी कोई रेगुलेशन नहीं है। जिसमें यह है कि किसी के बाद किसी तरह की भी डिग्री हो, आधी हो, पूरी हो, हर एक अपनी दुकान चला रहा है। इसमें कुछ बहुत अच्छे भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो मैल प्रैक्टिस में मुलव्वस हैं, क्वैकरी में मुलव्वस हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जो जहनी मसाइल के हवाले से मदद के लिए आते हैं क्योंकि पहले परेशान हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत वल्नरेबल होते हैं। और काउंसलिंग का या जहनी सेहत के हवाले से मदद करने का प्रोसेस ऐसा है कि पहले आप उनसे ट्रस्ट डेवलप करते हैं, उनसे लोग आपसे शेयर करते हैं, तो उसमें कौन आपके सामने बैठा है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपको मदद मिलेगी या मजीद नुकसान होगा, इसकी कोई वजाहत ना पब्लिक को है ना सिस्टम के हवाले से कोई रेगुलेशन है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस की एक काउंसिल बनी तो है, जिसके अंदर काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट को भी रजिस्टर किया जा रहा है, मगर वो इस वक्त अपनी बहुत ही बुनियादी स्टेजेस पर है। रजिस्ट्रेशन तो जरूर शुरू हो गई है, मगर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बने हैं। तो जब तक स्टैंडर्ड्स नहीं बनेंगे, क्वालिफिकेशंस नहीं तय होंगी, ये मसला रहेगा कि पब्लिक जो है वो हार्म की तरफ, नुकसान की तरफ एक पोटेंशियल रहेगा। डॉक्टर रुबीना, एक तो आपने बात की कि जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो मेडिसिन से इलाज करते हैं, उनकी रेगुलेशंस हैं, लेकिन जो माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है। और दूसरा, पेशेंट को नहीं पता होता कि जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। ये एक अहम मसला है। लेकिन एक मसला साइकोलॉजिस्ट की तादाद का भी है, क्योंकि हमने लास्ट जब ये शो किया था हमने उस पर रिपोर्ट किया था कि ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के मुताबिक, उनके अंदाजे के मुताबिक, हर 4 में से 1 पाकिस्तानी जो है इस वक्त वो नफ्सियाती इशूज़ का शिकार है। और 90% के पास जो है ये सहूलत ही नहीं होती, ये रसाई नहीं होती कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके मुलाकात करे, क्योंकि जो तादाद है पेशेंट्स की वो बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। ये कितना बड़ा मसला है? देखिए, एक तो ज़ाहिर है मसला इतना बड़ा है कि जिसके मुताबिक उसी शरह में जो है ऐसे लोग मौजूद, इतने लोग मौजूद नहीं हैं जो इस प्रॉब्लम को मीट कर सकें। लेकिन जो हैं, यानी जो जिनके पास लोग जा सकते भी हैं, नंबर एक तो जो स्पेशलिस्ट हैं वो महंगे बहुत हैं, शहरों में ज़्यादा हैं, देही इलाकों में नहीं हैं। और फिर जहाँ हैं, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी कोई क्वालिफिकेशन का क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सिस्टम की कोई रेगुलेशन का सिस्टम नहीं है। तो आम इंसान अगर कहीं जाएगा, मैं कहूँ आम अल्फाज में कहूँ ये कहूँ कि अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कोई जाए, जो कि साइकोलॉजी आम बातचीत से इलाज होता है, बातचीत से भी लोगों के उनको ये बताना कि वो किस तरह अपनी कैफियत को, हालात को बेहतर कर सकते हैं, बातों के जरिए इलाज होता है और ये एक खास स्पेशलिटी होती है। लेकिन जब कोई, अव्वल तो ये इतने मुहैया हैं नहीं, जो हैं वो शहरों में हैं, और जहाँ हैं तो वहाँ पे क्योंकि अभी कोई एक स्टैंडर्ड, एक मयार तय नहीं हुआ है कि कौन है जो साइकोलॉजिस्ट कहलाया जाए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाया जाए, उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, इसका कोई मयार नहीं है अभी। तालीम का मयार है, मगर ट्रेनिंग एक अलग चीज होती है, और वो ज़हनी सेहत की सर्विसेज मुहैया करना, उसके स्टैंडर्ड, उसका मयार एक अलग चीज होती है, अभी नहीं बनी है। तो जब लोगों को आइडिया नहीं है, जब लोग नहीं जानेंगे, जान पा नहीं सकेंगे, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो जब अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, बाज हैं जो मेरी प्रैक्टिस में मुझे लोगों से पता चला जो कहीं गए किसी से हेल्प लेने के लिए, तो उन्हें बजाय इसके प्रॉपर थेरेपी मिले, बातचीत का इलाज मिले, उन्हें किसी ने डांट डपट दिया, किसी ने बुरा भला भी कहा, किसी ने उनको जज किया। तो कि प्रॉपरली ट्रेन जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स होते हैं, वो उनसे ये चीज़ें नहीं तवक्को की जाती। तो एक तो आम लोगों को मालूम होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट कौन है, क्या करते हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स क्या करते हैं, उनसे किस किस्म के रवैये की तवक्को करनी चाहिए। वहाँ आपके कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, आपके हुकूक की पामाली नहीं होनी चाहिए। और जो प्रॉपर्ली ट्रेन, सही से ट्रेन नहीं होते जहनी सेहत की हेल्प या करने वाले, तो हर तरह की हुकूक की पामाली भी कर सकते हैं। सब जगह तो नहीं हो रहा। तो डॉक्टर रुबीना, इन हालात में आप क्या एडवाइस करेंगी? क्योंकि देखिए, जो रेगुलेशंस का मामला है वो तो हुकूमती सतह पे उसको एड्रेस तो होना है, लेकिन तब तक जो मरीज़ हैं, जो मेंटल हेल्थ के मामले से गुजर रहे हैं, वो क्या करें? शहरों में तो शायद उनको फिर भी कोई ना कोई कोई काउंसलिंग के लिए मिल जाए, कोई थेरेपी सेशन उनके हो जाएं, ताख़ीर से ही हों या महंगे हों,
लेकिन गांव देहात में वहाँ पे तो इस मसले का इदराक ही नहीं है, और अगर हो भी तो वहाँ पे उनकी तो रसाई नहीं होगी। तो आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? दो चीजें आपको बताऊंगी। नंबर एक तो ये कि जो एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कॉन्सेप्ट है, जो अब तमाम मुल्कों में हर हुकूमत पे आयद होता है कि हर जगह हर इलाकों में बुनियादी सेहत के सर्विसेज सहूलियात मुहैया करनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर, फैमिली डॉक्टर जो होते हैं। तो जहाँ पे ये बुनियादी सहूलियत सेहत की सहूलियात हैं, वहीं पे जहनी सेहत के हवाले से भी लोगों को स्क्रीन किया जाए, वहीं पे वो मुहैया की जा सकती हैं। तो एक तो ये नंबर एक ये है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर जीपी, फैमिली डॉक्टर्स जो हैं, उनका होना बहुत से इलाकों में मुमकिन है, मगर ये कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो शहरों में ज़्यादा होते हैं। दूसरी ये कि अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेलीफोन के ज़रिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और क्योंकि एक सेल फोन अब बहुत सी जगह देही इलाकों में भी लोगों को मैसर है, तो वो सेल फोन के ज़रिए भी कॉल कर सकते हैं। और फिर जो स्पेशलिस्ट जो हैं, मुहैया एक्सपर्ट जो हैं, चाहे शहर में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, लेकिन एक आम इंसान पाकिस्तान के किसी भी इलाके से वो सर्विस मुहैया हासिल कर सकते हैं। अभी ऐसी सर्विसेज सिर्फ मैं कह चाहूँगी, अभी ऐसी सर्विसेज चंद निजी इदारे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत इस मॉडल को अपना ले तो उससे भी आम इंसान जहाँ भी हो इन सहूलियात को एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्टर रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। ज़हनी सेहत एक ऐसा इशू है जिस पर हम बात करते रहेंगे, मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो लोग इससे गुजर रहे हो, उस बीमारी से गुजर रहे हो, इस बात का इदराक हो, वो काउंसलिंग हासिल कर सकें, अपना इलाज करवा सकें। और हम पहले भी बता चुके हैं कि इस पर कोई ऐसी शर्म की बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी शायद ये टैबू समझा जाता है कि अगर आप अपनी जहनी बीमारी लेके जाएंगे तो कोई आपको पागल समझेगा, और इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। तो ये एक बीमारी है, जैसे कोई भी जिस्मानी बीमारी होती है वैसे ही जहनी बीमारी है, इसका इलाज ज़रूरी है। इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत एशिया कप की तारीख में पहली बार इतवार को फाइनल में आमने सामने आ रहे हैं, मगर इस फाइनल टाकरे से पहले पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह सियासी तकरीर करके खेल के मैदान को सियासी अखाड़ा बनाया, और फिर इसके जवाब में हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ दूसरे मैच में कुछ ऐसे इशारे किए जिस पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ा। और आज भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव और पाकिस्तानी पेसर हारिस रऊफ पर आईसीसी ने मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया है, जबकि साहिबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। वाज़ेह है कि एशिया कप के पहले पाक भारत मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मैच के इख्तितामी तकरीब में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय फौज को अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान के खिलाफ तहरीरी शिकायत आईसीसी में जमा कराई, जिस पर कल आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत की, और आज मैच रेफरी ने इन्हें कसूरवार करार देते हुए 30% जुर्माना आयद कर दिया। ताहम भारत ने जुर्माने के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। दूसरी तरफ बीसीसीआई ने भी दूसरे पाक भारत मैच के दौरान हारिस रऊफ की जानिब से तैयारे गिरने के इशारे करने, 6-0 का निशान बनाने और साहबजादा फरहान की जानिब से 50 रन मुकम्मल होने पर गन फायर सेलिब्रेशन करने पर आईसीसी को शिकायत की थी, जिस पर आज मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत की। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट के मुताबिक सूर्या कुमार यादव की तरफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी समाअत के दौरान सहते जुर्म से इनकार किया था, जबकि समाअत के दौरान हारिस रऊफ के मैच रेफरी से दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। जी न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान के मुताबिक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने केस की समाअत में दोनों क्रिकेटर्स से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए, जिस पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपना केस मजबूत अंदाज में रेफरी के सामने पेश किया और सहते जुर्म से इनकार किया। जराये के मुताबिक हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने के बारे में पूछा गया तो हारिस रऊफ ने सवाल किया कि मुझे बताया जाए कि आप लोगों के ख्याल में इसका क्या मतलब है। जी न्यूज़ के नुमाइंदे आरफा फिरोज की खबर के मुताबिक रेफरी ने हारिस रऊफ से कहा कि आपका इशारा शायद किसी और चीज़ की तरफ था, जिस पर जराये के मुताबिक हारिस रऊफ ने कहा कि आप बताएं मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था। रेफरी ने हारिस रऊफ से पूछा कि आपने इशारा बार बार क्यों किया, जिस पर हारिस रऊफ ने कहा कि यह सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। हारिस रऊफ ने मैच रेफरी से सवाल किया कि आप 6-0 का मतलब बताएं, जिस पर रेफरी रिची रिचर्डसन खामोश हो गए। इसी तरह साहबजादा फरहान ने अपने दिफा में कहा कि उनकी जानिब से सियासी नौइयत की सेलिब्रेशन नहीं की गई, पख्तून रवायत में ऐसी ही सेलिब्रेशन करते हैं। यानी फाइनल से पहले दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, जो कि पहले मैच से ही बढ़ा हुआ था, और अब आईसीसी ने 2 प्लेयर्स को 30% जुर्माना आयद कर दिया। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जी न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान ने।
सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज आपने एक खबर दी थी कि हारिस रऊफ ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है रिची रिचर्डसन को, क्योंकि 6-0 के हवाले से या जो तैयारा करने का वो इशारा कर रहे थे, वो कहीं से स्टैब्लिश नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, लेकिन शायद जिस किस्म को वो जवाब दे रहे थे कि आप बताएं कि आप क्या समझते हैं, इसी वजह से क्या फाइन किया गया होगा उनको? जी बिल्कुल शहजाद, इसी तरह की नोयत है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 14 सितंबर को मैच हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आर्टिकल है कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का, उसके ऊपर 2.20 और 2.21 के खिलाफ वर्जी के ऊपर अपनी कंप्लेंट लॉन्च की थी और उसी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस कंप्लेंट के ऊपर आईसीसी ने एक्शन लिया और रिची रिचर्डसन ने उसकी समाअत की और सूर्या कुमार यादव जो कि कप्तान हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनको 30% जुर्माना किया। इसी तरह की उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेंट लॉन्च की थी और उसके बाद जब दूसरा मैच हुआ और उसमें हारिस रऊफ ने जब उनको आवाजें कसी जा रही थी स्टेडियम में तमाशियों की जानिब से कोहली की, और उसके बाद उन्होंने जेट क्रैश की जो अपने इशारे किए थे उसके ऊपर शिकायत की थी। इसी तरह साहबजादा फरहान जिन्होंने 50 की थी, उन्होंने गन फायर सेलिब्रेशन की थी, उसी के ऊपर उन्होंने अपनी कंप्लेंट लॉन्च की। इस तरह अब हमें जो इतलात मिली है, भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि सियासी बयान दिया था पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने सियासी बयान दिया था सूर्या कुमार यादव ने, उसको 30% और इसी तरह जो हारिस रऊफ है उनको 30% जुर्माना किया गया, जबकि रेप्रीमांड किया गया है साहबजादा फरहान को कि जिस तरह की उन्होंने सेलिब्रेशन की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए।